कहानी का शीर्षक है चकवा, एक छलावा। मेरा नाम है गजानन जगताप और प्यार से लोग मुझे गजा बुलाते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ। अपने सर्वाइवल के लिए मैं एक कैब ड्राइवर का जॉब करता हूँ। आज लगभग 13 सालों से मैं ड्राइविंग फील्ड में हूँ। कई किस्से कहानियां मेरे साथ घटी हैं, पर एक कहानी जिसे मैं शायद अपने मरने के बाद भी न भूल पाऊं। ये बात उन दिनों की है जब मैं एक एमएनसी कंपनी के लिए अपनी कार से पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दिया करता था। लगभग साल 2010 की ये बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय स्मार्टफोन्स तो बाजार में आ चुके थे, पर उनमें आज के जैसी सुविधाएं नहीं थीं, जैसे कि गूगल मैप्स। उस वक्त हमारा दिमाग ही हमारा गूगल मैप हुआ करता था। इंटरनेट के नाम पर 3G बैंड हुआ करता था, जबकि आज हम 5G बैंड के ट्रायल पीरियड में हैं। और उस वक्त OTP मैसेजेस हुआ करते थे, ना कि कोई ऐप जैसे आजकल के ऐप जिनमें लॉगिन कर लो और बस निकल चलो। खैर, मुझे उस दिन सुशील नाम के बंदे का ड्रॉप मिला था, जो मुंबई में स्थित वसई में रहा करता था। यूजुअली रोजी का ही ड्रॉप मुझे मिला करता था, जो वहीं ऑफिस से नजदीक मलाड वेस्ट में रहती थी, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं आई थी। सुशील का ड्रॉप मुझे पहली बार मिला था। वो साइन ऑफ करके रात लगभग 2 बजे ऑफिस से निकला और मेरी कैब में आकर बैठ गया। उसने मुझे अपना ड्रॉप का OTP मैसेज बताया और मैं निकल पड़ा उसे ड्रॉप करने। रास्ते में सुशील बड़ा ही चुपचाप सा था। एक बार तो मैंने उससे पूछा कि सर, आप मुझे आज रास्ता बता देना, पहली बार आपको ड्रॉप कर रहा हूं ना, तो प्लीज। उसने सहमते हुए कहा, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बताता रहूंगा आपको। बट एक बात है भाई, प्लीज जल्दी चलना, हो सके तो 3 बजे से पहले पहुंच जाए तो बेहतर होगा। जी सर, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद मैं कैब चलाते हुए नींद से ऊँघने लगा था। तभी सोचा क्यों ना FM पे कुछ सुना जाए, तो मैंने देर रात आने वाले हॉरर स्टोरीज FM पर ऑन कर दी। बस कहानी शुरू हुई ही थी, तभी सुशील झल्लाता हुआ बोला, अरे भाई, ये क्या उटपटांग लगा रखा है, प्लीज बंद कर दो इसे, अभी बंद करो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल को तो मुझे लगा मानो अगर मैं ये चैनल ना चेंज करूं तो कहीं ये बंदा मुझ पे हाथ ही ना उठा दे। तो मैंने झट से चैनल चेंज कर दिया और उसे कहा, सॉरी सर, गाने तो सुन सकते हैं ना? हाँ, गाने वो ठीक रहेगा, लगाओ, गाने लगाओ, नो प्रॉब्लम। पता नहीं, पर उसके बात करने का अंदाज मुझे अजीब सा लग रहा था, और उस वक्त मैंने उसके उस बर्ताव पे ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना ज्यादा मुनासिब समझा। वो मुझे आने वाले हर रास्ते से बराबर गाइड किए जा रहा था। पता नहीं, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि वो अपने घर जल्द से जल्द पहुंचने की हड़बड़ी में था। एक वक्त के लिए मैंने साहस करते हुए उससे पूछ ही लिया, सर जी, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो, बुरा क्या है उसमें, पूछो भाई। सर जी, घर पे कुछ फंक्शन वगैरह है क्या जो आपको जल्दी पहुंचता है? फंक्शन कुछ नहीं भाई, बस जल्दी घर पहुंचना है। ये दूसरी नाइट शिफ्ट है मेरी। नहीं कह रहा था मैं अपने मैनेजर से, और एम्प्लॉय की सुनता कौन है? सारे रूल सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए ही तो हैं। ना प्रॉब्लम है, बट वो लोग थोड़ी समझते हैं। सुशील मुझे जवाब देते देते अपने आप से ही बात करने लगा, तो मैंने उससे पूछा, सर, कोई बड़ा प्रॉब्लम है क्या? उस पर सुशील झल्लाता हुआ बोला, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो, गाड़ी बराबर आगे देख के चलाओ, जल्दी पहुंचना है भाई। जी सर, चलाता हूं। हाँ, ध्यान दे के, ओके। मैंने फ्रंट मिरर से देखा, उसे बेहद पसीना आया हुआ था, जबकि गाड़ी में AC ऑन था। यहां तक कि मुझे ठंड लग रही थी, पर वो जैसे पसीने में तरबतर था। वसई गांव पहुंचते ही मैंने देखा वहां के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं थे, चारों तरफ काला घना अंधेरा था। वो देखकर शायद सुशील कुछ ज्यादा ही बेचैन होने लगा और मुझसे डरते हुए कहा,
भाई, ये कार के अंदर की लाइट्स ऑन कर सकते हो प्लीज? बाहर बेहद अंधेरा है ना, तो इसलिए। अरे सर, नो प्रॉब्लम, अभी किए देता हूँ। और ऐसे कहते हुए मैंने कार के अंदर की लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही उसका घर बस 5 मिनट की दूरी पर था, उसने तुरंत किसी को फोन लगाया और कहा, जल्दी घर के बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर दो और मेन गेट खोल दो, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। उसकी बातों से वो बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसका घर वसई गांव में बहुत अंदर की तरफ था, मानो जैसे एक भूल भुलैया हो। जैसे ही उसके घर का मेन गेट आ गया, उसने मुझे हड़बड़ी में कहा, भाई भाई, यहीं 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 रोक दो प्लीज। और ऐसे कहते हुए जैसे ही मैंने कार के डोर को अनलॉक किया, वो फौरन कार का डोर खोल के सीधा अपने घर के मेन गेट से भागता हुआ अपने घर में चला गया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं क्या, लेकिन उसने पीछे मुड़ के ये देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि वो कार का दरवाजा खुला ही छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। यही सोचते हुए मैं कार से बाहर निकला कि ऐसी क्या वजह थी कि वो इस तरह बाहर निकला। और जैसे ही मैंने घड़ी में देखा तो देर रात के 2:45 हो रहे थे। मुझे ये सोचकर सुकून मिला कि सुशील को मैंने 3 बजने से पहले ही उसके घर पहुंचा दिया था। बस ऐसे सोचते हुए जैसे ही मैंने अपनी कार का दरवाजा बंद किया और रास्ते की तरफ नजर दौड़ाई, मैं एकदम से सन्न सा हो गया। उस रास्ते पर दूर दूर तक इतना काला घना अंधेरा था कि जिसका कोई अंत न हो। मेरी कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी कम पड़ रही थी। मैं जल्दी से कार में बैठा और वापसी की तरफ निकल चला। बस मैं थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे रास्ते पर मेरी बाईं तरफ कुछ सफेद सी चीजें पड़ी हुई दिखाई थी, गोल गोल मानो कोई फल जैसे। थोड़े नजदीक जाने पर पता चला कि वो जाम के फल थे, जिन्हें इंग्लिश में रोज एप्पल्स भी कहते हैं। कुछ 5 या 6 की मात्रा में होंगे, और मैंने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ा। मैंने सोचा, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई क्यों ये फल रख सकता है। खैर, थोड़ी दूर और आने पर मैंने फिर वही जाम के फल देखे, वैसे ही रखे हुए, उन्हीं मात्रा में। मैंने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ऐसे ही सोचते हुए 3 से 4 बार मैं वहीं से गुजरा, और हर बार मैं यही सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। शायद 5वीं बार जब मैं वहां से गुजरा, मैंने एक शादी की बारात देखी। जी हाँ, सही सुना आपने, एक शादी की बारात। शायद उस बारात में 8 से 10 लोग ही थे। मैंने अपनी घड़ी में देखा, उस वक्त रात के 3 बज चुके थे और अब तक मैं वहीं घूम रहा था। मैंने सोचा, इतनी रात गए एक शादी की बारात, वो भी नाचते गाते हुए। उस बारात में 2 से 3 बाराती नाच रहे थे, 2 बंदे ढोल और शहनाई बजा रहे थे, शादी का जोड़ा था और कुछ लोग चल रहे थे। रोशनी के लिए उनके हाथों में लालटेन थी। अब मैं थोड़ा सा डर गया था, जिसकी 3 वजह थी। पहली ये कि मैं रास्ता भूल चुका था, शायद एक तरह की भूल भुलैया में फंस चुका था। दूसरी, मुझे कोई आशा नहीं दिख रही थी कि हाईवे कहीं से मुझे मिल जाए। तीसरी और आखिरी वजह, आधी रात में ये शादी की बारात, जहाँ की उन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और ना ही कोई आदम या आदमजात, वहीं पे अचानक इस बारात का प्रकट होना। लेकिन मरता क्या न करता, मेरा हाईवे पर पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि मुझे दूसरे पिकअप के लिए गोरेगांव भी पहुंचना था। जैसे तैसे साहस करके मैंने उस बारात के आगे जाकर गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर ये सोच ही रहा था कि किससे पूछूं। इतने में अचानक उनमें से एक बाराती लालटेन के साथ मेरे सामने जैसे प्रकट हुआ। क्यों बेटा, क्या बात है? क्या हमारी बारात में शामिल होना चाहते हो? मैंने देखा 60 या 65 साल का एक बूढ़ा लालटेन मेरे चेहरे की तरफ करते हुए मुझसे ये सवाल पूछ रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा डरावनापन था। मैंने घबराते हुए से पूछा, चाचा, ये हाईवे के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा मुझे? वो एक बंदे को यहाँ छोड़ने आया था,
लेकिन लगता है शायद मैं रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे हाईवे पहुंचना है जिसका रास्ता मिल ही नहीं रहा। क्या आप प्लीज मेरी मदद कर दोगे? मैंने उस बीच एक बात देखी कि वो बारात भी वहीं रुक चुकी थी, पर ढोल शहनाई वैसे ही बज रहे थे और वो बाराती नाचे जा रहे थे। मैं अब बेहद डर गया था। मेरे सवाल का जवाब देते हुए उस बूढ़े को अचानक हंसी आई और हंसते हुए वो बोला, मैं भी कब से देखे जा रहा हूँ, तुम यही चक्कर लगाए जा रहे हो, दूसरी तरफ से क्यों नहीं जा रहे? छोड़ो, लगता है शायद हमारी बारात से तुम्हें मिलना था, है ना? उसकी इन बातों को सुनते हुए मैंने सोचा कि जितनी बार मैं यहाँ से गुजरा उतनी बार तो मुझे ये बारात नहीं दिखी और ये मुझे कह रहा है कि उसने मुझे देखा हर बार। ऐसे सोचते हुए मैंने उस बूढ़े से पूछा, ठीक है, पर चाचा क्या आप मुझे सही रास्ता बता पाओगे? अरे बेटा, उसी के लिए तो हम यहाँ हैं। क्या? उसी के लिए? क्या मतलब? उस पर मेरी बात काटते हुए उस बूढ़े ने कहा, अरे बेटा, वो सब छोड़ो, सुनो, यहाँ से सीधे जाना है। तुम्हें ना कोई दाया मोड़ लेना है और ना ही कोई बाया मोड़। जैसे ही रोड के छोर पे पहुंचोगे तो तुम्हें एक बाया मोड़ दिखाई देगा, वही रास्ता लेना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। अब जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसे कहकर वो बारात आगे बढ़ चली। मैं भी अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ा। बस थोड़ी ही दूर चला था, शायद 2 से 3 मिनट, और मुझे एक लेफ्ट टर्न दिखाई दिया। लेफ्ट टर्न लेने से पहले मैंने कार के पीछे मुड़कर देखा, पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। बस सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बारात मानो अचानक से गायब हो चुकी थी। मैंने भगवान का नाम लिया और गाड़ी उस मोड़ से ले ली। जैसे ही वो मोड़ मैंने ले लिया, वैसे ही कुछ मिनटों में मुझे हाईवे मिल गया। हाईवे की रोशनी मिलते ही मैंने एक राहत की सांस ली। अगला गोरेगांव का ड्रॉप लेकर मैंने उसे ऑफिस छोड़ा। उस वक्त सुबह के 4:30 हो चुके थे। मेरी आंखों में बेहद गहरी नींद आ चुकी थी। घर पहुंचते ही चेंज करके मैं सो गया। शाम नींद से उठने के बाद फ्रेश होते ही थोड़ा खाना खा लिया और फिर चल पड़ा अपने काम के लिए। आज जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे सोहम ने आवाज लगाई, गजा, ये गजा, इकड़े की। सोहम महाराष्ट्र के एक गांव से बिलोंग करता था, जो कि हमारी ही कंपनी में पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दिया करता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो कभी मुझसे बात भी नहीं करता था, आज मुझे आवाज दे रहा है। ये सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ चला। उसके पास पहुंचते ही उसने मुझे पूछा, मैंने सुना कल सुशील का ड्रॉप मिला था तुझे, वसई गांव का? हाँ तो? नहीं, मतलब तुझसे पहले मुझे भी मिला था उसका ड्रॉप। तुझे कुछ अजीब सा नहीं दिखा वहां? फिर मैंने उसे मेरे साथ हुआ सारा किस्सा सुनाया और उस पर उसने कहा, एकदम ठीक, बिल्कुल सीन टू सीन, मेरे साथ भी हुआ था भाई। हम दोनों के किस्सों में एक बात कॉमन थी, वो बूढ़ा, उसी ने हम दोनों को सही रास्ता दिखाया। तुझे पता है कौन था वो बूढ़ा? नहीं, कौन था वो? अरे वो एक नेक आत्मा थी और वो बारात एक छलावा था। छलावा समझता है ना? वो हमारी भाषा में बोलते हैं चकवा चकवा। हाँ, अब तू कहेगा मुझे कैसे ये पता? तो सुन, मुझे जैसे ही हाईवे मिला, मैंने उस हाईवे पे गाड़ी ले ली। थोड़ी दूर जाने पर मुझे लगवी आई। मैंने गाड़ी एक साइड में खड़ी कर दी और लगवी करने में रोड की एक तरफ चला गया। जैसे ही मैं वापस अपनी कार की तरफ लौटा तो देखा कि वही बूढ़ा मेरी कार के पास खड़ा था। मैंने उससे पूछा, अरे चाचा, आप यहाँ? अरे बेटा, तुम ही हो क्या? मुझे घर जाना था तो सारे बारातियों को अलविदा कहकर मैं इस रास्ते पर निकल गया और देखा कि एक गाड़ी यहाँ खड़ी है।
तो सोचा कोई मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देगा। तो बेटा, क्या तुम थोड़ी दूर आगे तक मुझे छोड़ दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी बेटा। अरे चाचा, ऐसे कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आप ही की वजह से मुझे सही रास्ता मिलने में मदद मिली। आइए बैठ जाइए, आप जहां बोलो वहां आपको छोड़ देता हूं। अरे नहीं बेटा, मदद तो उस ऊपर वाले ने कर दी। तुम तो सिर्फ एक जरिया है बेटा। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा मेरी कार में बैठ गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी तो मैंने उससे पूछा, चाचा इतनी रात गए आप अकेले ऐसे? आपके बच्चे नहीं है क्या, या कोई रिश्तेदार जो इस उम्र में आपके साथ रहे? अरे बेटा, इस उम्र में भला कौन किसका साथ देता है, और वो भी ऐसे बूढ़े का जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि मैंने गिरे हुए पत्तों से सीखा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। उसके इस जवाब से मैं बेहद दुखी हुआ। मैंने कहा, चाचा एक काम करते, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी देखभाल कर दिया करूंगा। वैसे मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार को उस बूढ़े ने मेरी तरफ बड़ी प्यारी नजर से देखा और कहा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान ही सब कुछ होता है मेरे बच्चे। अपना ध्यान रखा करो, और हाँ, फिर इस रास्ते पे नहीं आना। मैं हर बार नहीं आ सकूंगा तुम्हें रास्ता बताने। और ऐसे ही हंसते हुए पलट के मैंने पीछे देखा तो वहां वो बूढ़ा नहीं था। वो अचानक से एकदम गायब हो चुका था। मैंने झट से बीच रास्ते में ही ब्रेक लगाया। वो तो अच्छा हुआ कोई गाड़ी नहीं पीछे थी, और वैसे ही झटपट कार से बाहर निकलकर कार के पीछे नीचे दाएं बाएं सब तरफ देखने लगा, पर वो वहां नहीं था। तभी मेरी नजर सड़क के बाईं तरफ गई। मेरी कार एक शमशान भूमि के पास रुकी हुई थी, जिसके गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वसई महानगर पालिका शमशान भूमि। मैं स्तब्ध हुआ, एक जगह जम सा गया। मुझे कुछ सेकंड्स के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। अचानक उस बूढ़े शख्स की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अपना ध्यान रखो, मैं हर बार नहीं आ सकूंगा तुम्हें रास्ता बताने। बस वो सुनते ही फौरन मैं अपनी कार लेकर वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल गया। हम दोनों के किस्से में ये बात अलग थी मेरे भाई। वो एक नेक प्रेतात्मा थी जो हमें मारना नहीं बल्कि उस जगह की शैतानी शक्तियों से हमें बचाना चाहती थी। और मेरे किस्से में तो उसने मुझे आखिर तक साथ दिया। तुम्हें तो रास्ते में जरूर मिली होगी वो शमशान भूमि। हाँ, मैंने देखी तो थी, पर एक बार रास्ता मिलने पर मैं कहीं रुका नहीं था। लेकिन सोहम, ये तो हमारे साथ एक अद्भुत घटना घटी है ना? हाँ भाई, वैसे आज जब मैं ऑफिस पिकअप के लिए आया तो सुना उस तरफ का वो सुशील का ड्रॉप अभी हमेशा के लिए कैंसिल हो चुका है। सुनने में आया है कि उसने अपने घर से ही रिजाइन दे दिया और अब वो नहीं आएगा। तो एक सुकून तो मिला कि उस तरफ जाना अब नहीं होगा। हाश। कुछ बातें इस दुनिया की चीजों से एकदम अलग ही होती हैं, है ना सोहम? ऐसे कहते कहते मैं आगे बढ़ा और पलट के देखा तो वहां सोहम नहीं था, कोई भी नहीं था। तो फिर मैं बात किससे कर रहा था? मैंने तुरंत ही जाकर अपने ड्यूटी ऑफिसर दिनेश से सोहम के बारे में पूछा। उस पर उसका जो जवाब मुझे मिला वो सुनकर तो मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि परसों सुशील का ड्रॉप करके जब सोहम लौटा तो वो खोया खोया सा दिख रहा था। उसने मुझे कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैंने भी उसे दूसरा पिकअप नहीं देते हुए घर जाने की सलाह दी।
और उसे राजू की कार में उसके घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन मुझे पता चला कि उसकी मौत उसके घर में नींद में ही हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे बेहद जोरदार दिल का दौरा पड़ा था, ऐसे कि एक ही झटके में उसकी मौत हो गई। खैर, वो उस सुशील का ड्रॉप अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो वहां आज नहीं भेजूंगा तुझे। सुनने में आया है कि वो जॉब से रिजाइन कर चुका है। तू एक काम कर, आज रोजी को ड्रॉप कर देना। ओके सेम अपना मलाड वेस्ट, ठीक है ना? हेलो गजा, हे गजा, अरे मैं तुझसे बात कर रहा है गजा। और उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त ऑफिस के डॉक्टर को बुलवाया गया। उसने मुझे जगह पर ही मृत घोषित कर दिया। मैं अब भी सन्न सा खड़ा देखे जा रहा था और कुछ लोग मेरे शरीर को एम्बुलेंस में डालकर शायद हॉस्पिटल ले जा रहे थे। जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था, ऐसी कहानी जिसे मैं अपने मरने के बाद भी न भूल पाऊं। ऐसी ही थी ना ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर की है। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है कहानी फैक्ट्री। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मज़ेदार रोमांचक कहानियां हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो डू राइट अस ऑन kahanifactory786@gmail.com। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और सुनते रहें कहानी फैक्ट्री। धन्यवाद।